अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजय रियाजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, एहतजाज की फाइनल कॉल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि तहरीके इंसाफ मुकम्मल तौर पर एहतजाज और सड़कों पर आने की सियासत से दस्तबरदार हो गई है। तहरीके इंसाफ की मरकजी लीडरशिप बैकफुट पर नजर आ रही है और हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि इस बार तहरीके इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात के लिए एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले तहरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमा बरमला ये इजहार करते रहे कि अगर बात होगी तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क के ताकतवर हलकों से होगी। तहरीके इंसाफ के रहनुमा ये भी कहते रहे कि ये डमी हुकूमत है और उनके पास मुज़ाकरात का इख्तियार ही नहीं, जबकि उस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह समेत हुकूमती रहनुमा तहरीके इंसाफ को बगैर किसी शर्त के मुज़ाकरात की दावत देते रहे। नाजरीन, अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। वो तहरीके इंसाफ जो सियासी क़यादत से मुज़ाकरात से इनकारी थी और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार थी, अब हुकूमत से बातचीत के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि तहरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ये तक कह रहे हैं कि ये दोनों अतराफ को गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकराती टेबल पर बैठना होगा। बैरिस्टर गौर ने यह भी कहा कि हमारे सिर्फ दो मुतालबात हैं, ये शराइत नहीं है। हम हर सतह पे मुज़ाकरात भी करेंगे। हमें बिल्कुल इमरान खान साहब ने एक खुला मैंडेट दिया है इस मुल्क की फलाह के लिए, गुफ्तशुनीद का आगे एक रास्ता निकालने का सियासी सतह पे। तहरीके इंसाफ तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत अब हिचकिचाहट का शिकार नजर आ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी तहरीके इंसाफ की मुज़ाकरात की कोशिशों को गैर संजीदा करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई हकीकत नहीं कि पीटीआई से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। पहले ये 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी तो जाहिर करें, उनकी बात का एतबार कौन करे। 26वीं तरमीम के मौके पर भी ये आखिरी वक्त में मुकर गए थे। राना सनाउल्लाह भी मुज़ाकरात से लाइल्म निकले। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी मुज़ाकरात के हवाले से तहरीके इंसाफ की क़यादत पर तंज करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से हलाल थे, हुकूमत से मुज़ाकरात हराम थे। मुज़ाकरात तो कर लें, लेकिन बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा। एहतजाज और सिविल नाफरमानी तहरीक के शोर में क्या वाकई मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? तहरीके इंसाफ और हुकूमत में बर्फ पिघलेगी या एक बार फिर सिविल नाफरमानी की धूल मुज़ाकरात पर हावी हो जाएगी? इस सारी सूरत बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है तहरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमा रऊफ हसन साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सुनो राउंड अप में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, तहरीके इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट की बजाय मुज़ाकरात हुकूमत से करने का फैसला किया है। ये फैसला क्यों किया गया है? क्या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई मस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आई? थैंक यू, बहुत मेहरबानी जी आपकी। नहीं, मैं एग्री नहीं करूंगा इससे। देखिए, हमारी कंटेंशन हमेशा से ये रही हुई है कि ये जो है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत कह लीजिए या मैंडेट चोर हुकूमत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये खुद मुस्तार लेते हैं पावर किसी और से। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास देने को कुछ नहीं है। यही कंटेंशन हमारी हमेशा थी। इसके साथ साथ चूंकि मैंडेट चोरी किया गया हुआ है, इसलिए हमारी एक प्रिंसिपल पोजीशन भी थी कि हमें इन लोगों से बात नहीं करनी है। आज भी हम अगर इनसे बात करेंगे, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, तो वे इन्होंने इजाजत कहीं और से जाके लेनी है। ये इनके पास आप खुद अपने तय देने में कुछ नहीं है। तो अभी अब इसको जैसा कि आपने देखा होगा इन द लास्ट कपल ऑफ डेज जो खबरें आई हैं, उसमें खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी 5 मेंबर्स की, और उनको ये उन्होंने एम्पावर किया था कि जी आप जाके बातचीत कर लें, करके देख लीजिए। और 14 की तारीख जो है उन्होंने रखी है, और उन्होंने कहा है कि अगर 14 तक कोई रिजल्ट्स निकलते हैं तो उनको हम कंसिडर कर लेंगे और देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर 14 तक नहीं रिजल्ट निकलते तो फिर 15 तारीख को हम अपने आइंदा के लाया अमल का फैसला करेंगे। वो जो भी होता है वो इंशाल्लाह ताला 15 तारीख को आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। तो हम इनसे बात करें या डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, बात एस्टैब्लिशमेंट से ही होगी, क्योंकि ये भी जैसा कि मैंने कर्ज किया कि एक वसीले के तौर के ऊपर काम करेंगे, रादर देन कि जी ये खुद कोई फैसले कर सके या खुद। मतलब अगर मैं कहूँ कि अब भी हुकूमत के अलावा ताकतवर हलकों से तहरीके इंसाफ की लीडरशिप के राब्ते हैं, तो ये ठीक होगा? क्या आप लोग उधर भी बात कर रहे हैं? जी, देखिए, हमारे उनके साथ राब्ते रहे हैं। एक मन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम केपी में हमारी हुकूमत है, हमारा चीफ मिनिस्टर वहाँ है, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि केपी एक रेस्ट्रिक्ट प्रोविंस है, वहाँ इश्यूज हैं लॉ एंड ऑर्डर के, और वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज का और सिक्योरिटी एजेंसीज का बहुत अमल दखल है। सो हमारा एक कंटिन्यूस अनएंडिंग राब्ता उनके साथ वैसे ही रहता है।
तो ये कहना कि जी वो हमसे बात नहीं कर रही या बात नहीं करना चाहते, ये गैर मुनासिब है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर एंगेज्ड हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगस्त सितंबर की जो हमारी मूवमेंट थी, उस सिलसिले में भी उन्होंने हमसे रब्ता किया। फिर ये जो 24 नवंबर को जो हमारा डी चौक की प्रोटेस्ट थी, उस सिलसिले में भी उनके साथ एक एक्सटेंसिव किस्म की इंटरेक्शन हुई। और हम बिलीव करते हैं और हमारी उम्मीद है कि ये इंटरेक्शन जो है ये आइंदा भी जारी रहे, बल्कि ये फर्दर स्ट्रेंथन और ब्रॉडन हो, और इसमें से मुल्क को सही सिमत की तरफ गामजन करने के कोई रास्ते निकले। ये हमारी पूरी कोशिश थी और है। और यही लगा है कि जब भी ऐसी काविश हुई है, कहीं ना कहीं कोई फिर एक कॉल आ जाती है एहतजाज की, कोई ना कोई धमकी आ जाती है, फिर वो चीजें वहीं रह जाती हैं। अगर ये सिलसिला खुलता है तो फिर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। नहीं, मैं कुलियतन इसके साथ एग्री नहीं करूंगा। देखिए, हमारी अपनी हमने पार्लियामेंट के अंदर रह के कोशिश की कि जी हालात ठीक हो जाएं, हमने कानूनी महाज के ऊपर कोशिश की कि हालात ठीक हो जाएं, इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। इसके अलावा हमारा जो एज पोलिटिकल पार्टी आइन हमें ये राइट देता है कि हम एक पुरअमन एहतजाज वो कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इवन दैट वाज डिनाइड टू अस। आपने देखा होगा कि 5-6 महीनों से हम मुल्क भर के तमाम इंपॉर्टेंट शहरों की एडमिनिस्ट्रेशंस के पास एप्लीकेशंस लेके गए हुए हैं कि हमें पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत दी जाए, लेकिन ना दिया। और फिर 3-4 जगह जो एहतजाज हुआ है, वहां भी आपने मुल्क का जो गवर्नमेंट है उसका रवैया आपने देख लिया है कि वर्चुअली सारे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया जाता है। अभी 24 के ऊपर, जब 24 का ये डी चौक का था, तो आपने देखा कि किस तरीके से हर चीज जो है वर्चुअली मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज, आर्टरीज, मोहल्ले, गलियां, इंटरनेट, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको कि इन्होंने फंक्शनल रहने दिया। ठीक है, ठीक है सर। जैसे अभी आप जैसे एक तरह से एक बैकफुट पर आए हैं, आपने अब तो मुतालबात भी छोड़ दिया। आपने कहा कि गैर मशरूत तरीके से मुज़ाकरात करने को हम तैयार हैं। तो अगर क्या मैंडेट वापसी के मुतालबे पर पीटीआई कोई लचक दिखा सकती है? देखिए, हमारे 3 मुतालबात हैं बेसिकली। एक सबसे इंपॉर्टेंट मुतालबा हमारा ये है कि जी खान साहब और बाकी तमाम जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो बेगुनाह कैद हैं पिछले 1.5 साल से, उनको आज़ाद किया जाए। इसके अलावा 2 मुतालबात हमारे और हैं। एक हमारे मैंडेट की वापसी है, और रिवर्सल ऑफ दी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो हम फील करते हैं जिसकी वजह से जुडिशरी जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है रियासत का, वो क्रिपल होकर रह गई है, और इस मुल्क में अब अदलिया नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये 3 हमारे मुतालबात हैं, लेकिन इनमें से हमें एहसास है इस चीज का कि मुतालबे एक दिन में पूरे नहीं होते हैं। एक नेगोशिएशंस का अमल होगा, एक बातचीत का अमल होगा जो कि जारी रहेगा, एंड होपफुली एट द कंक्लूजन ऑफ दैट इस सिलसिले में किसी हम आहंगी जो है हम में पैदा हो जाएगी या एग्रीमेंट कोई हो जाएगा। लेकिन एक चीज तो स्टेट अवे हो सकती है। अब पोलिटिकल प्रिजनर्स को कैद रखने का क्या लॉजिक है? 1.5 साल से वो पड़े हुए हैं। अब वो कोई मुल्क से भाग नहीं रहे हैं। जब भी अदालत उनको बुलाएगी, अदालत के सामने वो पेश होंगे, लेकिन उनको जेलों में रखने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई रैशनल नहीं है। तो कम से कम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, एक बातचीत का माहौल जो है उसको साजगार बनाने के लिए, अगर हुकूमत ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनको आजाद कर दे, तो एक मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकती है। बट सर, अगर हम देखें तो हुकूमत इस दफा आप लोगों की मुतालबात के ऑफर को कुछ ज्यादा संजीदा नहीं ले रही। वफाकी वजीर इत्तलात अता तो कहते हैं कि पहले ये 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर शर्मिंदगी तो जाहिर करें, फिर हम आगे बात करें। ख्वाजा आज़म साहब ने भी इसी तरह से कहा कि हम मुज़ाकरात तो कर ले, लेकिन फिर बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा? ये इंतहाई गैर संजीदा गुफ्तगू है कि बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा। बानी पीटीआई जो है, जितने वो इस मुल्क के इंटरेस्ट के साथ कमिटेड है, कोई और लीडर कायद आज़म के बाद कभी आया ही नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने इस रियासत, इस मुल्क और इसके मुल्क के अवाम के राइट्स के लिए फाइट किया और कर रहे हैं, वो भी कभी किसी ने नहीं किया। वो कोई सऊदी अरेबिया नहीं भागे, वो कोई लंदन नहीं भागे, अमरीका नहीं भागे, वो 1.5 साल से जेल में पड़े हुए हैं, और जिन नामुसाइद हालात में वो वहां पड़े हुए हैं वो भी सबको पता होना चाहिए। मेरा ख्याल आप लोगों को, मीडिया से भी लोगों को इजाजत लेके जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि किन हालात में उनको वहां रखा गया हुआ है। तो वो एक ऐसा शख्स है जो कि बासूल आदमी है, और रियासत का इंटरेस्ट जो है उसके लिए मुकद्दम है, और उसके लिए उसने लिटरली अपना ये सारे जो टॉर्चरस नामसाइद हालात हैं उनका भी वो खंदा पेशानी से मुकाबला कर रहे हैं। तो ये कहना कि जी वो सीरियस नहीं है या वो उनकी गारंटी कौन देगा, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, भचकाना स्टेटमेंट है, और ऐसी स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए। वो ये भी कह रही है, हुकूमत ये भी कह रही है कि सिविल नाफरमानी की जो धमकियां में दी जा रही है, इस तरह की बातें करके फिर आप इन मुज़ाकरात को भी सबटाज ही करेंगे।
क्योंकि और दूसरा इस चीज़ को वो भी इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। वो एग्जांपल दे रहे हैं कि माजी में भी ये कॉल दी गई थी और किस तरह से नाकाम हुई, अभी भी यही हाल होगा जैसे फाइनल कॉल का हाल हुआ था। देखिए, वो तो वक्त आने वाला वक्त बताएगा कि वो नाकाम होती है या कामयाब होती है, लेकिन पॉइंट ये है कि जी हमने तो तारीख दी है कि जी आप बैठ के बात कर लीजिए, बात कर लेते हैं अगर आप, और मामलात आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में कहा था कि अगर कोई पॉजिटिविटी नजर आती है तो ये जो कॉल है इसको रिव्यू भी किया जा सकता है, वो देखा जा सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल जो प्रायोरिटी है वो तो यही है ना कि जी मामला जो है वो बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की जाए, तो उसके ऊपर फोकस है हमारा, और चाहेंगे कि वो मामला बातचीत के जरिए ही हल हो एट द एंड ऑफ द डे। खबरें तो ये भी थी कि शायद इस कॉल पे, सिविल नाफरमानी की कॉल पे, शायद आपकी पार्टी में भी कुछ मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा कबल वक्त कॉल है, ये वी शुडंट बी गोइंग टू दैट पॉइंट, या आप सब लोग कन्विंस्ड हैं? पाकिस्तान सबसे बड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है। मुख्तलिफ आरा हर पॉलिटिकल पार्टी में होती हैं, पीपल्स पार्टी में भी है, PMLN में भी होंगी, MQMP में भी होंगी, जमात इस्लामी में भी होंगी, जमीयत उलमा इस्लाम में भी होंगी। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी मुख्तलिफ आरा हैं। हमारे पास फोरम्स मौजूद हैं, पॉलिटिकल कमेटी हो या कोर कमेटी हो, उन फोरम्स के ऊपर तमाम जो इश्यूज होते हैं उनको एग्जॉस्टिवली डिस्कस किया जाता है, उनको डिटेल में डिस्कस किया जाता है, और उसके बाद एक कंसेंसस से या मेजॉरिटी वोट से एक फैसला किया जाता है। और जब वो फैसला हो जाता है तो जमात के तमाम मेंबरान जो हैं वो उनको वो फैसला जो है वो अपने फैसला नहीं बल्कि अपनी पार्टी के फैसले के तौर के ऊपर एक्सेप्ट करना पड़ता है। यही एक तरीका है, यही एक मैकेनिज्म जो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करती हैं, हम भी वही जो मैकेनिज्म है वही फॉलो करते हैं। तो जो भी फैसला होगा वो पॉलिटिकल कमेटी के फोरम के ऊपर होगा, और वो फिर फैसला जो है वो पार्टी का फैसला होगा। ठीक, लेकिन सर आपको ये मुज़ाकरात व्हाट डू यू थिंक किन बेसिस पे होंगे? क्योंकि आपको लगता है हुकूमत के पास वो सब वो दे सकती है जो आपके मुतालबात हैं, मतलब ये कहाँ किन ग्राउंड्स पे होगा? मैंने पहले अर्ज किया ना कि एक मुतालबा तो वो पूरी कर सकती है फौरन, और वो ये है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो ज़मीर के कैदी हैं इस वक्त हमारे, जो सर इमरान खान साहब का बाहर आने का मतलब ये है कि फिर हुकूमत तो आपको पता ही है मुश्किल से ही चल पाएगी। देखिए, कब तक खान साहब को ये जेल में रखेंगे, कब तक कैद रखेंगे, ये भी बताइए ना। कभी इधर सोचा है आपने? 1.5 साल से राना सनाउल्लाह भी खदशात का इज़हार कर चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो फिर तो हम अंदर चले जाएंगे। ये नेगेटिविटी है जो कि उनके ज़हनों में बसी हुई है। वो नहीं चाहते कि जो नेगोशिएशंस हैं, जो बातचीत है वो कामयाब हो, इसलिए वो इस किस्म के हीले बहाने करते रहते हैं। ये कहना, खान साहब को मैं अर्ज किया ना, मैं जरा उससे बात करते हैं, कब तक जेल में रखेंगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, कब तक रखेंगे? कौन सी वो अदालत है जो कि उनको इतनी देर तक रहने देगी कैद में? क्या उनको इंसाफ नहीं मिलेगा इस मुल्क में? बिल्कुल डिनाई कर दिया जाएगा। तो ये मतलब उन्होंने बाहर तो आना ही है, और अनकरीब इंशाल्लाह ताला वो बाहर आएंगे। तो ऑब्वियसली इनको चाहिए कि इस किस्म की गुफ्तगू करना छोड़ दें, अगर ये वाकई सीरियस हैं। सर दूसरी तरफ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की चार्जशीट भी हमारे सामने आई है। उनके बाद इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की भी अफवाहें फैली हुई है कि क्या पार्टी में भी किसी सतह पर ये खदशात मौजूद है? क्योंकि माजी में भी इमरान खान साहब ने भी इन खदशात का इजहार किया है कि जनरल फैज साहब को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, ये जो मिलिट्री ट्रायल की बात है ये आज से नहीं हो रही है, ये पिछले कई महीनों से हो रही है। ये पंजाब हुकूमत भी कर रही है, ये हुकूमत के मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं। हर कोई फोरम, जिस फोरम पे बैठता है वो मिलिट्री ट्रायल की बात करता है। तो लाजमी बात है कि इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, और हम इसको कोर्ट में फाइट भी कर रहे हैं। और अब मेरा ख्याल है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है उसने हमारा ये मामला टेकअप भी किया है, और ये इस हफ्ते भी बात हो रही है, अगले वीक में भी मेरा ख्याल है वो बात होगी। तो इस सिलसिले में आई होप कि कोई बेहतर जो है रिजल्ट जो है वो अदालत के थ्रू सामने आ सके। हमारा मुतालबा हमेशा से यही रहा हुआ है कि जी 9 मई या हो या 8 फरवरी के इलेक्शन हो, उनके बारे में एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, उसको एग्जॉस्टिवली तहकीकात करनी चाहिए, और अपना जो फैसला वो अनाउंस करना चाहिए, और वो फैसला फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगा और उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। ये क्यों नहीं किया जा रहा? अगर इतना सॉलिड इनके पास केस है तो उस केस को लेके जाएं जुडिशियल कमीशन के पास। ठीक सर, एक ऑल्टरनेटिव इस सारे क्योस में एक सोल्यूशन दी जा रही है मुख्तलिफ हलकों से कि कौमी हुकूमत बन जाए। इससे शायद हर पार्टी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगी, ये बेहतर है, और उसके बाद नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए।
ये मैं सुनता रहता हूँ शजिया, मैं आपको जरा बात करना चाहूंगा इस मसले के ऊपर। देखिए, ये सियासी जनाजे जो है ना, वो रंग बरंग के चूरन लेके आ जाते हैं हम्म। बेचने के लिए। ये जो लोग हैं इस वक्त जो इस किस्म की सजेशंस लेके आते हैं कि जी सबको हिस्सा मिल जाएगा, देखिए जमहूरियत और आइन का मतलब ये नहीं कि सबको हिस्सा मिले। जमहूरियत और आइन का मतलब ये है कि अवाम की राय के मुताबिक हुकूमत बने, वो एक पार्टी हो उसमें या दो पार्टीज हो, ठीक है। सबकी राय जो होती है वो होती है पार्लियामेंट के अंदर, वो अपने अपने राय का विद ड्यू इजहार करते हैं रिस्पेक्ट, और अब उसके मुताबिक ग्राउंड हुकूमत रियलिटीज जो ये है ना कि वो कोई भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है ना। हुकूमत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो एक स्टेगनेंट सिचुएशन है। तो उसको थोड़ा लो डाउन करने के लिए, सिचुएशन को थोड़ा उस वोलेटाइल थोड़ा कम हो, तो शायद कुड देयर दैट बी द पॉसिबिलिटी कि चीज बेहतर हो जाए, हालात थोड़े बेहतर हो जाए। देखिए देखिए मैं बात मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए, फिर मैं आपकी बात की तरफ जी। आता हूं। देखिए, ये जो सियासी जनाजे हैं, ये जो अब चूरन लेके आते हैं, ये इनका चूरन जो है वो बिकने के टाइम खत्म हो चुके हुए हैं। अब आवाम जो है वो अपने मामलात को समझ चुके हुए हैं, वो एक दिमाग रखते हैं और वो सोच रखते हैं, और उसके मुताबिक उन्होंने खान को 2/3 मेजॉरिटी 8 फरवरी को दी थी। सर बहुत शुक्रिया, पीटीआई के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हुई छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, पहले हुकूमत तहरीक इंसाफ को इंगेज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। लेकिन अब बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर मामलात हल करें, लेकिन हुकूमत लचक नहीं दिखा रही। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा, हुकूमत क्यों पीछे हट रही है, अच्छा मौका है, वो मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क को यरगमाल बना के और मुल्की मफादात को हमला आवर होएं, और जिस तरह आप बेलारूस के सदर आ रहे थे तो आपने एक वायलेंट तरीन प्रोटेस्ट किया, और जब आपको नाकामी हुई तो अब आप जो है वो फिर भी एक धमकी लगा रहे हैं कि आप जो है वो सिविल नाफरमानी करेंगे। तो कब तक मुल्क जो है इस चीज़ का मुतहम्मल होगा कि आप कभी वायलेंट तरीन प्रोटेस्ट करें, आप इंतशार फैलाएं, और फिर आप धमकियां लगाएं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम जो है वो रिमिटेंसेस बंद करा देंगे। तो जब आप इस तरह की जो बैकग्राउंड के अंदर आप करेंगे कि आप अपनी चीज़ें मनवाएं, तो कौन बैठेगा आपके साथ? देखिए, ये नहीं हो सकता कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आप सूबाई ताकत के ऊपर, कुव्वत के ऊपर, वसाइल के ऊपर आप इस्लामाबाद में धावा बोलें और आप जो है वो बार बार मुल्क को नुकसान पहुंचाए। लेकिन तो सर इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इस दफा इन्होंने कहा है कि हम गैर मशरूत तरीके से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम वो बैकफुट पे आए हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी जितनी भी शराइत हैं उनको हम साइड पे रखते हैं। बैरिस्टर गौर ने तो यहाँ भी कहा कि हमारा एक मुतालबा है, आप जुडिशल कमीशन बना लें 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से, उसके अलावा हमारी कोई शराइत नहीं है, विच इज गुड। देखिए, यही बात है ना, पहले आप गिरबान पकड़ना चाह रहे थे, अब आप पांव पाड़ रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। आप फेल हो गए, आपकी फाइनल कॉल फ्लॉप कॉल निकली है और अब भी आप धमकियां लगा रहे हैं। तो आप इन धमकियों को ख़त्म करें, आप सिविल नाफरमानी की कॉल ख़त्म करें, और आप जो है फिर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने तो देखें, प्राइम मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी में भी कहा था कि आप जो है कब तक धरना करेंगे, मुल्क को आगे लेके चलते हैं। उससे पहले फ्लोर ऑफ द हाउस में भी कहा था। लेकिन ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप मुल्की मफादात को आप थ्रेट करें, आप कहें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर आपने हमारी शराइत बनाई तो आप कर लें, आप फेल हो चुके हैं, आपकी फाइनल कॉल भी फेल हो चुकी है, आपकी सिविल नाफरमानी भी फेल होगी। आप इसको कॉल ऑफ कर दें तो हम बैठ सकते हैं, वरना देख लेते हैं आप कितना आप में दम है और सिविल नाफरमानी आप करना चाहते हैं। डोंट यू थिंक कि फिर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए ताकि ये इल्जाम तराशी का सिलसिला खत्म हो जाए? वो कहते हैं कि हम इफेक्टिव हैं, हम विक्टिम रह चुके हैं, हम पे जुल्म किया गया है 26 नवंबर को भी और 9 मई में भी हमें प्लांट किया गया है, तो क्यों ना जुडिशल कमीशन बना दिया जाए ताकि ये इल्जाम तराशियों का सिलसिला खत्म हो जाए और आगे को निकला जाए। ये तो ड्रामेबाजी है। इन्होंने शहीद किए, पुलिस वाले शहीद किए, रेंजर्स शहीद किए, 150 पुलिस वालों को जख्मी किया, 40 पुलिस व्हीकल्स को राख कर दिया, और ये कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बना दें। भाई, ये तो सारा हमारे पास एविडेंस मौजूद है, फिर आप झूठ बोल रहे हैं कि कोई मैसेकर हुआ। आप जो है ना कोई
मेडिकल आप प्रोड्यूस कर सके, ना कोई आप FIR प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो है वो बैड इमेज पेंट किया, झूठ की बुनियाद पे प्रोपोगेंडा किया। गोली किसने चलाई? भाई गोली आप लोगों ने चलाई। पुलिस के 8 एहलकार हैं जिनको गोली लगी है। अब कहने का मतलब ये उल्टी इन्होंने गंगा बहाना शुरू कर दी। फिर अब कह रहे हैं जी फलाना कमीशन बना दे। तो ये ड्रामे नहीं चलेंगे। आप एक तरफ मुल्क के मफादात के ऊपर हमलावर हों, दूसरी तरफ आप और धमकियां लगाएं और आप कहें कि हमारे साथ बैठ जाए वरना हम पता नहीं क्या कर सर देंगे। इस दफा तो बानी पीटीआई ने खुद एक कमेटी तश्कील दे दी हुई है मुज़ाकरात के लिए। तो लग ऐसा रहा है कि जैसे शायद इस दफा कोई संजीदगी हो। डोंट यू थिंक कि फिर एंगेज होना चाहिए ताकि इस चीज का कोई ना कोई हल निकले, सियासी टेम्परेचर भी फिर नीचे आए? हल वो निकाल लेना। अगर उन्होंने सिविल नाफरमानी करनी है करके दिखाएं, मफादात पे हमलावर हों, ये खत्म करें ना इस कॉल को, तो हम बैठ जाते हैं। लेकिन आप ऐसी धमकियां नहीं दे सकते। आप कहाँ थे? आप कह रहे थे कि हमने आपसे बात ही नहीं करनी, हमने तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी और हम ये फाइनल कॉल होगी। और जब आप फेल हो गए तो अब आप धमकी नहीं लगा रहे हैं कि आपने सिविल नाफरमानी करनी है। तो भाई क्यों इस तरह के माहौल में आप झूठ बोल रहे हैं ना? आज भी आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत इल्जामात हुकूमत पे लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि और फिर धमकी के साथ लगा रहे हैं। तो फिर आप कर लें जो आपने करना है। आप एक्सपोज हो चुके हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी। सर अगर मुज़ाकरात के लिए फिर थोड़ा माहौल भी बेहतर करने की जरूरत होती है। इशारे ही होते हैं ना। अब जैसे आप एक तरफ से कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट करिए कि वो सिविल नाफरमानी तहरीक और एहतजाज ना करें, तो वहीं दूसरी तरफ हुकूमती रहनुमा खुद बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के इशारे भी देते हैं। तो आपको नहीं लगता इससे मामला मजीद खराब होगा? देखिए वो तो एक अलहदा मामलात है ना। एक हाईएस्ट लेवल का जनरल जो है, जो साबिक DG ISI है, उसके ऊपर 4 महीने लगे इन्वेस्टिगेशन होने के लिए। लोग विटनेसेस आए हैं, एविडेंस इकट्ठा हुआ है। अब उस पर फर्द जुर्म आयद हुआ है कि वो सियासी मुदाखलत में इन्वॉल्व है। तो किसके ईमा पे वो सियासी मुदाखलत में इन्वॉल्व है? जाहिर सी बात है कोई बेनिफिशरी होगा ना। और अगर वो 9 मई में भी मुलव्वस है तो जो आपका जो आर्मी एक्ट है वो तो क्लियर है कि कोई भी सिविलियन अगर फौजी तंसीबात के ऊपर हमलावर होता है, उसकी प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में या अबेटमेंट में इन्वॉल्व है, तो उसका ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट में। तो वो तो बिल्कुल, अगर उससे लेकिन सर पीटीआई तो ये कहती है कि हमें तो इसमें घसीटा जा रहा है। ये तो जो जनरल फैज वाला मसला है वो फौज का अंदरूनी मामला है और हमारा 9 मई के हवाले से अगर उनके पास कुछ सबूत होते तो वो पहले ले आते। और अभी भी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें भी यही आया है कि एक तफ्तीश हो रही है, अभी कोई एविडेंस नहीं आया चार्जशीट के अकॉर्डिंगली। देखिए अब तो इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो और अभी दूसरी तरफ अदालत में भी मामला चल रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का हो सकता है ट्रायल या नहीं। तो उसके बाद ही फैसला होगा ना कि वो होगा या नहीं। लेकिन हम तो ये पहले दिन से हम तो कह रहे थे कि फैज और नियाजी का गठजोड़ है और वो नजर आ रहा है। और अब वो साबित भी हो गया है कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। और तभी फर्दर जुर्म आयद हुआ है जब एविडेंस इकट्ठा हुआ है। और एविडेंस तो अभी इकट्ठा हुआ है ना, विटनेसेस तो अभी आए हैं जो फैज हमीद के हवाले से जो सारी कार्रवाई हुई है। कोई सॉलिड प्रूफ्स आपको लगता है कि कोई सॉलिड प्रूफ्स भी होंगे? बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप चार्ज करेंगे एक मुल्क की इतनी बड़ी सियासी जमात के लीडर को, तो कोई सॉलिड प्रूफ्स के सॉलिड ग्राउंड्स पे ही होगा ना कोई फैसला, या फिर ये होगा कि ठीक है उनका एक नो डाउट के उनका बड़ा अच्छा गठजोड़ था, बट इसको प्रूव कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा। एविडेंस होगी तो प्रूव होगा ना, वरना तो नहीं होगा। Exactly. तो ये 4 महीने एविडेंस ही इकट्ठी हुई है फैज हमीद के खिलाफ, ताकि फिर ही तभी ये फर्द जुर्म आयद हुआ है। एविडेंस के बगैर और अगर स्ट्रॉन्ग केस ना होता तो वो बरी हो जाते। सर कुछ हलकों का ये भी ख्याल है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट शायद अब एक पेज पर नहीं है। बारहा कहे जा रहे हैं कि अब बोझ उठाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, फासले बढ़ रहे हैं। आपने देखा किस तरह से फैसल वाडवा, ऑब्वियसली हमें पता है कि कहाँ से रिप्रेजेंटेशन उनकी है, तो वो भी इस तरह की बातें करते हैं कि हुकूमत खुद खड़ी नहीं हो पा रही, उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए ये लोगों की ख्वाहिश है, क्योंकि ये निज़ाम जो है जिसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हेड कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर, वो कामयाब हो चुका है डिलीवर करने में। माशी टर्न अराउंड आपके सामने है। महंगाई 4-5% के दरमियान में आ चुकी है, सूद की शराब मुसलसल नीचे की तरफ है और हर इशारिया जो है बेहतरी का इंदिया दे रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी सिस्टम से बाहर है और वो चाहते हैं कि इख्तलाफात पैदा हों। सर अब जैसे आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल, वो तो ये भी कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो शायद इसी असेंबली में भी अगले वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, शहबाज शरीफ थक सकते हैं और आराम करने जा सकते हैं। देखिए ये लोगों की ख्वाहिशात हैं
क्योंकि मुल्क बहरान से निकल गया है, मुश्किल वक्त गुजर गया है, अब लोग चाहते हैं कि वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बने, उनकी भी एंट्री पड़े। तो वो ये इस तरह के वसवसे छोड़ते हैं जिस पे फिर डिबेट होती है और सब कुछ होता है कि कोई किसी की जहन साजी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। लेकिन सर बज़ाहिर लग रहा है जैसे हुकूमत को बड़ी मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा। जैसे अगर पीपल्स पार्टी के भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान की जमात भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रखे हुई है। आज भी मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कह रहे हैं कि अगर ना किया गया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। अगर ये पीपल्स पार्टी भी आ गई, मौलाना फजल रहमान भी सड़कों पर आ गए और PTI भी आ गई, तो किस तरह से ये मामला किधर को जाएगा? देखिए, यही तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मौलाना साहब का तो मामला हमारे से रिलेटेड नहीं है, ये तो उल्मा वर्सेस उल्मा है और हमारी कोशिश है कि हम कंसेंसस करें उल्मा में। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल हमारे साथ ठीक चल रही है, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन मैंने आपको उसकी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए। मैं आपको बुनियादी वजह बता रहा हूं, क्योंकि निज़ाम डिलीवर करने में कामयाब हो चुका है, मुल्क माशी बहरान से निकल चुका है और बेहतरी की तरफ गामजन है। तो अब तो बड़ा आसान है कि आप सिस्टम का हिस्सा बने, आप दरार पैदा करें कोई ना कोई और आप कोशिश करें कि इस निज़ाम को हम गिराएं ताकि हमें एंट्री मिल जाए। तो ये हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि निज़ाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के सारे इशारे बेहतरी की तरफ हैं, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, रिमिटेंसेज हो, महंगाई हो, सूद की शरह आपकी नीचा बातों ना से हो। तो लग रहा है कि हुकूमत काफी रिलैक्स और पुरसुकून है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। ठीक, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल हमारे साथ। नाज़रीन, वक्त में छोटी सी ब्रेक का देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, शाम से साबिक सदर बशार अल असद के फरार और बागियों के कब्जे के बाद हालात ठीक होने के बजाय मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। इसराइल की शाम में जारियत जारी है। इसराइली फोर्सेस ने गुज़श्ता 4 रोज में शाम के 13 सूबों में 500 से ज्यादा हमले किए हैं। इजरायली हमलों के दौरान 15 बहरी जहाज तबाह हो गए और मजीद तबाही का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इजराइल ने जेरे कब्जा गोलान की पहाड़ियों में एक बफर जोन में मजीद फौज भी भेज दी है, जिसने 70 से 80% शाम के स्ट्रेटेजिक फौजी असासों को तबाह कर दिया है, जो कि शाम के फौजी असासों का एक बहुत बड़ा नुकसान है। इजरायली अखबार ये भी दावा कर रहे हैं कि नेतन्याहू गजा से शुमाली शाम तक ग्रेटर इजराइल मंसूबे पर गामजन है। शाम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीशनाक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि इंकशाफ किया गया है कि शाम में महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया कि शाम में दमिश्क, हल्ब और दीगर बड़े शहरों में खुराक की किल्लत का सामना है और इमदादी तंजीमों की जानिब से खुराक की तकसीम में भी मुश्किलात का सामना है। दुकानें भी बंद हैं और हालिया तनाज़े से लोगों के कारोबार भी ठप हो गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि शाम में रोटी की कीमत में 900% तक इजाफा हुआ है और इस पर मजीद इजाफा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ शाम में बशार अल असद के इक़्तिदार छोड़कर मुल्क से फरार होने और बागी अपोजिशन की हुक्मरानी कायम होने के बाद बागी असद खानदान की तमाम यादों को मिटा और तबाह कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शामी बागियों ने साबिक सदर हाफिजुल असद के मज़ार को भी नजर आतिश किया। शाम की बागी फोर्सेस इस्तेकाम ला पाएंगी या मशरिक़ वुस्ता में पिछली एक दिहाई से लगी आग मजीद भड़केगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साबिक सफारतकार हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं, एजाज चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, शाम में हालात ठीक होने की बजाय मजीद खराब हो रहे हैं। गुज़श्ता 4 रोज में इसराइल ने 500 से जायद हमले शाम पर किए हैं। शाम के मिलिट्री एसेट्स को तबाह किया जा रहा है। क्या नया बहरान पैदा हो रहा है? क्या शाम की नई हुकूमत इस्तेकाम ला पाएगी? जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शाम के ऊपर इस वक्त एक बहुत ही कड़ा वक्त है। 2011 से वैसे भी वहाँ पे खाना जंगी का सा माहौल था, जिसमें कई मुल्क कई किस्म के नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट कर रहे थे और ईरान और रशिया तो असद रजीम को सपोर्ट करते थे, लेकिन बाकी जिनमें अमेरिका भी था, सऊदी अरब भी, तुर्की भी, ये दूसरे ग्रुप्स को सपोर्ट करते थे। तो खाना जंगी का माहौल तो पहले ही था, लेकिन एक थोड़ा सा एक ऑर्डर सा था। और आपने देखा कि इसराइल ने जब हमास पे और हिजबुल्लाह पे हमले भी किए तो जो असद रजीम कुछ ना कर सकी, खामोश थी। लेकिन अब जब वहाँ पे इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है और मेरे ख्याल में इसराइल को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है कि वो जो उनका एक लार्जर ऑब्जेक्टिव है कि इसराइल की सरहदों को वसी से वसी तर करके
ग्रेटर एक ग्रेटर इसराइल बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने शाम की जितनी टेरिटरी वो ले सकते हैं वो भी ले रहे हैं, और शाम के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इतना उनको कमजोर कर दें कि वो दोबारा इसराइल के लिए किसी किस्म तो सर आपको क्या लगता है वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए, चल तो रहा है। आप उस तरफ देखें कि उन्होंने जब 1947 में इनका नक्शा था, जब यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ, उस वक्त तकरीबन बराबर टेरिटरी थी फ़लस्तीन की और इसराइल की। लेकिन आज फ़लस्तीन श्रिंक हो गया है। इवन वेस्ट बैंक जो उनके पास है उसमें से भी बहुत सारी सेटलमेंट्स इसराइल ने बना दी, और अब गजा का जो छोटी सी स्ट्रिप है उसके भी नॉर्थ में वो सेटलमेंट्स बना रहे हैं। तो उन्होंने जॉर्डन का भी बहुत हिस्सा ले लिया था। तो करते करते फैला तो दिया है, ग्रेटर इसराइल की तरफ चल तो रहे हैं, कोई कदम उनके रुके तो नहीं है। और अरबों ने भी जंगें करके देख लिया कि नहीं उनकी पेशकदमी रोक सके। और इस सारी चीज के पीछे तो अमेरिका की एक हमायत है, जो अनक्वालिफाइड सपोर्ट है इसराइल को, उसकी वजह से उसने ऐसी शय पाई है कि वो करता चला जा रहा है। दूसरा, कुछ अरब ममालिक की अपनी भी कुछ कमजोरियां थी, जिस तरह असद रजीम ने ये नहीं कभी सोचा कि भाई मिस्र के जो शाम के अपने अवाम को भी कोई मौका दे दिया जाए। तो ऐसे में फिर जब आपकी अपनी गवर्नमेंट भी कमजोर होती चली जाए तो फिर बाहर वाले आके खुल खेलेंगे। इसीलिए वो सारे नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको बाहर से पुष्टपनाही की जा रही है वो सारे इस वक्त एक्टिव थे, जिनमें से एक अब दमिश्क पहुंच गए हैं। लेकिन एक कुछ थोड़ी सी एक सिल्वर लाइनिंग मैं कहूँगा वो ये है कि अल जुलानी ने अभी तक जो इक़दाम उठाए हैं वो कुछ रैशनलाइज्ड किस्म के लग रहे हैं, कुछ प्रेगमेटिक किस्म के लग रहे हैं। और अगर वो उन्होंने अपने आप को इसी तरह रखा तो शायद वो कुछ सीरिया को इस मौजूदा हालत में रखने में कामयाब हो जाए। सर, शाम में हालिया तब्दीली के बाद ईरान की पोजीशन क्या होगी? क्या ईरान का असर और रसूख बरकरार रहेगा और शामी बागी फोर्सेस की ईरान के हवाले से पॉलिसी की क्या होगी? क्योंकि ईरान तो अब ये इल्जाम लगा रहा है कि शाम में बशार अल असद की हुकूमत अमेरिका और इसराइल के मंसूबे की वजह से खत्म हुई है। मेरे ख्याल में ईरान तो इस सारी डेवलपमेंट के बाद उसका इलाके में असर और नफूज़ कम हुआ है, क्योंकि ये याद रखिए कि सारी जो सप्लाईज थी ईरान से वो हिजबुल्ला को बजरिया शाम ही जाती थी, और असद रजीम को बाकायदा हमायत थी ईरान की। तो एक तरफ तो उनके हमास जो उनका एक किस्म का इलाहा था, इस्माइल हानिया ईरान में थे जब इसराइल ने उनको हलाक किया। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे हसन नसरुल्लाह को भी दोनों को शहीद किया, हसन इस्माइल हानिया को और इनको भी। तो उसके बाद से अब ये तीसरा सेटबैक है जो ईरान को मिला है। तो और जो इसराइल के साथ उनकी झड़पें भी हुई हैं एक लिहाज से मिसाइल के जरिए, वो भी कोई इतना क्लियर कट नहीं था कि भाई दोनों ने को खुलकर किया हो। मुझे लगता है कि ईरान हैज कम आउट एज ए लूजर इन दिस, लेकिन ईरान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ईरान की अपनी बड़ी रेजिलियंस है, लेकिन इस वक्त कम अज कम ईरान को सेटबैक हुआ है, और किसी हद तक रशिया को भी हुआ है, लेकिन ईरान को यकीनन सेटबैक हुआ है। ठीक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के बावजूद इसराइल गजा पर हमले नहीं रोक रहा। आइंदा साल डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल तब्दील हो सकती है? मेरा ख्याल में कि डोनाल्ड ट्रंप की हमायत इसराइल के लिए हमेशा से थी और है। मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई तब्दीली आएगी। वो बिल्कुल उनके साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हैं, क्योंकि पूरे अमेरिका में बाई पार्टीजन कंसेंसस है इसराइल के हवाले से। तो इसलिए मुझे वो तब्दीली तो नजर आ रही, बल्कि इसराइल मजीद शय पा जाएगा और अपनी जो जोग्राफियाई हदूद हैं उनको भी फैलाने की कोशिश करेगा, और साथ ही साथ जो अपने खिलाफ जो कुछ अरब मज़ाहमत थी उसको मजीद कमजोर और ख़त्म कर देगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल रुकेगा और अमेरिका की हमायत में कोई एक कमी आएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। साबिक़ बालाक़ौमी अमूर के माहिर एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।